नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नांदगांवपेट में बारात के दौरान विवादास्पद गीत को लेकर दो गुटों में पथरावबाजी, दोनों गुटों से 8 लोग गिरफ्तार, घटनास्थल पुलिस छावनी में तब्दील। भोंदू बाबा पवन महाराज को महिला राजनीतिज्ञ का आश्रय, गिरफ्तारी में देरी को लेकर पुलिस सिर्फ दे रही है सफाई। कोचिंग कक्षाओं की फीस वृद्धि से पालकों को छूट रहे हैं पसीने, कोचिंग संचालक काट रहे चांदी। जिला सामान्य अस्पताल के केमोथेरेपी मशीन का पालक मंत्री के हाथों उद्घाटन। वॉलमार्ट के विरोध में व्यापारियों ने जिलाधीश को सौंपा ज्ञापन। तो ये थी आज की सुर्खियां, खबरें अब विस्तार से। शहर से कुछ दूरी पर स्थित नांदगांवपेट स्थित मालीपुरा में बीते रविवार की रात विवाह से एक दिन पूर्व निकाली गई बारात जब एक धार्मिक स्थल के सामने से गुजर रही थी तो बारातियों तथा उस धार्मिक स्थल में मौजूद लोगों के बीच बारात में बजा रहे किसी गाने को लेकर उपजे विवाद में दोनों ओर से जमकर संघर्ष होने के समाचार है। इस घटना में जहां बाराती पक्ष की ओर का एक युवक घायल हुआ तो दूसरी ओर के कुछ लोगों को मामूली खरोंच आने के समाचार है। नांदगांवपेट पुलिस ने दोनों पक्षों पर अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना पश्चात बिगड़े वातावरण को देखते हुए मालीपुरा को पुलिस छावनी का रूप दे दिया गया था। बताया जाता है कि मालीपुरा निवासी भोपड़े परिवार के आशीष भोपड़े का 2 जुलाई को होने वाले विवाह की पूर्व संध्या पर मालीपुरा में बारात निकाली गई थी, जिसमें भोपड़े परिवार के सैकड़ों रिश्तेदार उपस्थित थे। यह बारात मालीपुरा स्थित एक धार्मिक स्थल के पास से गुजर रही थी तो बारात में आपत्तिजनक गीत बजाया जा रहा था, जबकि दूसरे पक्ष के धार्मिक स्थल में उनकी प्रार्थना चल रही थी, जिसे लेकर धार्मिक स्थल के लोगों ने बारात में शामिल लोगों से आगे जाकर शोर शराबा करने की बात कही। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद इतना गहरा गया कि दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। भोपड़े परिवार का आरोप है कि बारातियों पर दूसरे पक्ष के लोगों ने हथियारों से हमला किया। इस घटना के बाद तो पूरे मालीपुरा में भागदौड़ मच गई। दोनों समुदाय के बीच उपजे विवाद से बिगड़े वातावरण की खबर नांदगांवपेट पुलिस तक पहुंची। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने यहां का तंगहाल वातावरण देख नियंत्रण कक्ष को जानकारी दी, जिस पर तत्काल मौके पर अतिरिक्त पुलिस टीम रवाना की गई। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पूरे मालीपुरा को पुलिस छावनी का रूप दे दिया गया था। पुलिस आयुक्त, उपायुक्त, एसीपी सहित बडनेरा भातकुली अपराध शाखा, आर्थिकी अपराध शाखा, QRT टीम के कुल 200 सिपाहियों को पूरे मालीपुरा के मार्गों तथा चौराहों पर तैनात कर दिया गया था, जबकि पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक, उपायुक्त सातव रविवार की देर रात तक मौका वारदात पर मौजूद रहे। सोमवार की सुबह भी मौका वारदात तथा पूरे मालीपुरा में कड़ी पुलिस सुरक्षा थी। बताया गया है कि बारात निकलने दौरान बजाए जाने वाले डीजे तथा बैंड पार्टी के वाहन को भी नांदगांवपेट पुलिस ने जब्त किया है, क्योंकि नियमानुसार बारात में अधिक आवाज में डीजे बजाना और किसी धार्मिक स्थल पर आपत्तिजनक गीत बजाए जाने को लेकर भी यह कार्रवाई की गई है। पुलिस ने बारात पक्ष पर उपरोक्त कार्रवाई तो दूसरे पक्ष पर दफा 307 सहित राइट अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। मार्डी रोड स्थित सेंट जॉर्ज इंग्लिश रेसिडेंशियल स्कूल विविध समस्याओं से घिरा नजर आ रहा है। यहाँ अचानक छात्रों की फीस में वृद्धि कराई गई तो दूसरी ओर 7 छात्रों के हाथों में टीसी थमाई गई। फीस वृद्धि के संदर्भ में प्राथमिक शिक्षणाधिकारी के कार्यालय में 9 जुलाई को सुनावनी होगी।
लेकिन इसके पहले ही 2 जुलाई मयूरी भोयर, जानवी नागदेवते, तन्वी नागदेवते, मानस मून, गौतमी मून, प्रतीक थोरात और गौतमी थोरात को स्कूल प्रबंधन ने स्कूल छोड़ने का दाखिला थमा दिया। इस वजह से विद्यार्थी तथा पालकों ने शाला प्रबंधन पर कार्रवाई करने की मांग का ज्ञापन उपजिल्हाधीश को सौंपा। सेंट जॉर्ज स्कूलमध्ये माझ्या 2 मुली आहे। 1 तारखेला शाळेत पाठवले असता त्यांनी असं म्हटलं की तुमचे नाव कमी करण्यात आले। आम्ही तसेच मुलींना घेऊन शिक्षण अधिकारी दालनात गेलो। शिक्षण अधिकारी दालनात गेल्यानंतर शिक्षण अधिकाऱ्याने शाळेवाल्याला फोन केला आणि त्यांना सांगितलं की 9 तारखेला सुनवाई आहे, सुनवाईपर्यंत तुम्ही कोणतीही कारवाई करू शकत नाही, टीसी पण देऊ शकत नाही। आम्ही दररोज शाळेत पाठवत होतो तर आज मुलांच्या हातात टीशा दिला डायरेक्ट। तुम्ही म्हणते पेपरबाजी करता, शाळेची बदनामी करता। याच्या पहिले आम्ही ठिय्या आंदोलन केलं होतं, आम्हाला 2 वर्षाचे रिझल्ट दाखवले नव्हते। तुम्ही फी भरत नाही म्हणते, 16-17ची फी भरली, आमच्याकडे पावत्या आहे। त्याच्यानंतर आमचे 12-14 मुद्दे आहेत, 14 मुद्द्यापैकी एकही मुद्दा त्यानं क्लिअर केलेला नाही। शाळेत टॉयलेट व्यवस्थित नाही, बाथरूम व्यवस्थित नाही, शाळेत लॅब नाही, कॉम्प्युटर नाही आणि प्रशिक्षक टीचर नाही। तंत्र मंत्र, भोंदूगिरी व अंधश्रद्धा जैसे मामलों को लेकर राज्य सरकार ने महाराष्ट्र अंधश्रद्धा अधिनियम कानून पारित किया है। ऐसे में भोंदूगिरी के जरिए अपनी दुकानदारी चलाने वालों की शिकायत मिलते ही संबंधित भोंदू बाबा को तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन ऐसी ही भोंदूगिरी की दुकान चलाने वाले भोंदू बाबा पवन महाराज के खिलाफ गाडगेनगर पुलिस में शिकायत होने के बावजूद उसके फरार होने में पुलिस की भूमिका संदेहास्पद बताई जा रही है। और तो और अब भोंदू बाबा पवन महाराज की फरारी से लेकर अब तक नहीं हो रही गिरफ्तारी के पीछे एक महिला राजनीतिज्ञ का आश्रय होने की सनसनीखेज चर्चा शहर में व्याप्त है। संबंधित महिला व उसका पूरा परिवार ही एक जमाने से राजनीति से जुड़ा होने का भी इतिहास है। यही नहीं, इस महिला का संबंध नामचीन शिक्षा संस्थाओं से है। बताया जाता है कि ढोंगी बाबा पवन महाराज की तंत्र मंत्र व अपने शरीर में दैवीय शक्ति का संचार होने की बात को इस महिला राजनीतिज्ञ महिला ने ही बढ़ावा दिया है। VCN न्यूज ने पहले भी अपने खबर प्रसारण में इस बात का उल्लेख किया है कि फरार भोंदू बाबा पवन महाराज के फरारी के पीछे किसी राजनीतिज्ञ का आश्रय तो नहीं। हालांकि गाडगेनगर पुलिस इस बात का दावा कर रही है कि पवन महाराज की गिरफ्तारी के लिए उनकी टीम हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन पवन महाराज मोबाइल का उपयोग न करने से उसका लोकेशन ट्रैक होने में पुलिस को दुविधा होने की भी बात बताई जा रही है। विगत कुछ दिनों पूर्व बडनेरा रोड स्थित ज्योति कॉलोनी के सिमरन बार संचालक व उसके कर्मचारियों से जबरन शराब मांगने के दौरान हुए विवाद में दोनों ओर से हुई मारपीट में विकी गोंडाने की मौत हो गई थी। इस मामले में बडनेरा पुलिस ने बसंत व घनश्याम राम रखियानी नामक दोनों संचालकों को हत्या के मामले में नामजद किया है। दोनों आरोपियों का फिलहाल एक निजी अस्पताल में उपचार जारी है। दोनों आरोपियों द्वारा विगत घटना के दिन से अस्पताल में उपचार को लेकर पुलिस ने अस्पताल में भर्ती दोनों आरोपियों के रिहा होने तक पुलिस सुरक्षा लगाई है। थानेदार कुलकर्णी के अनुसार उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को पत्र देकर दोनों के स्वास्थ्य ठीक होते ही पुलिस को सूचित करने के आदेश दिए हैं। उनका कहना है कि दोनों आरोपियों के ब्लड प्रेशर आगामी 2 से 3 दिनों में सामान्य होते ही पुलिस घनश्याम व बसंत को गिरफ्तार करेगी, जिसके बाद दोनों को कोर्ट में पेश कर PCR मांगा जाएगा, जिससे और अधिक वास्तविकता सामने आएगी। सूत्रों की माने तो राम रखियानी भाइयों द्वारा अस्पताल में भर्ती रहते हुए गिरफ्तारी पूर्व जमानत के लिए प्रयासरत है, लेकिन पुलिस सूत्रों ने बताया है कि हत्या के मामले में आरोपियों को चाहे जिला अदालत या उच्च न्यायालय हो, गिरफ्तारी पूर्व जमानत असंभव है। ऐसे में संबंधित आरोपियों की गिरफ्तारी निश्चित है। वॉलमार्ट को लेकर संपूर्ण भारत के लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फेडरेशन व कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड के संयुक्त विद्यमान से वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट का विरोध दर्शाने हेतु ज्ञापन सौंपे गए। इस संदर्भ में पूरे देश के व्यापारी रास्तों पर उतर गए हैं। एसोसिएशन के श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि वॉलमार्ट से छोटे व्यापारियों को भारी नुकसान हो रहा है। आज 2 तारीख को हम लोगों ने अमरावती में
जिला अधिकारी को वॉलमार्ट का लाइसेंस रद्द करने के लिए निवेदन देने जाने का नेहरू मैदान से मोर्चा निकालने का ऐलान किया है। वॉलमार्ट जब से अमरावती शहर में आया या संपूर्ण देश में आया है तो छोटे और बड़े सभी खुर्दा व्यापार के ऊपर, थोक व्यापार के ऊपर गहरा असर पड़ा है। अमरावती शहर के अंदर रिटेल किराना एसोसिएशन के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि अमरावती शहर में लगभग 1250 दुकानदार थे। वॉलमार्ट के आने के बाद में यहाँ पे लगभग 450 दुकानें बंद हो चुकी है। वॉलमार्ट के अंदर माल जगह पे बेचने का उसको लाइसेंस दिया गया था, जबकि वो बाहर जाके माल बेचने का भी उन्होंने चालू किया है। धीरे धीरे वो अपने पैर पसार रहे हैं और अभी सरकार ने उनको 100% FBI को मंजूरी दिया है, जिसके अंतर्गत वो शहर और तालुका स्तर पर छोटे छोटे टाउन के अंदर भी अपने मॉल खड़े करने वाले हैं। अगर हम लोग अभी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आने वाले समय में हमारा व्यापार चौपट हो जाएगा। यह आंदोलन ऑल इंडिया कैट के माध्यम से, ऑल इंडिया CPDA फेडरेशन के माध्यम से ऐलान किया गया है। संपूर्ण देश के अंदर जिला अधिकारी को निवेदन देने का आज का दिन निर्धारित किया गया है। इसलिए संगठन की आवाज प्रशासन तक पहुंचाने हेतु स्थानीय नेहरू मैदान से मोटरसाइकिल रैली निकाली गई और सैकड़ों व्यापारियों ने अपने मांगों का ज्ञापन जिलाधीश को सौंपा। पिछले कुछ दिनों से जिले सहित आसपास के जिलों में छोटे बच्चों का अपहरण कर उनके किडनी निकालने जैसी अफवाहों का बाजार गर्म है। कुछ स्थानों पर किसी भी प्रकार की वास्तविकता न जानते हुए निरपराध लोगों पर जानलेवा हमले, वाहनों की तोड़फोड़ व आग के हवाले करने जैसी गंभीर घटनाएं सामने आ रही है। हाल ही में राज्य के लातूर में भी बच्चों का अपहरण करने वाली टोली के संदेह में 5 लोगों की हत्या करने की सनसनीखेज घटना सामने आई थी। ठीक ऐसे ही अज्ञात लोगों की टोली समीपस्थ वलगांव थाना क्षेत्र में सक्रिय रहने की अफवाह के चलते गांववासियों में दहशत का वातावरण व्याप्त बताया जा रहा है। ऐसी अफवाहों पर विश्वास न करने तथा इस तरह की अफवाह फैलाने वालों और अफवाह फैलाने से समाज में कानून व्यवस्था धोखे में आने के चलते ऐसे असामाजिक तत्वों पर कड़ी पुलिस कार्रवाई करने के संकेत पुलिस आयुक्त ने दिए हैं। अलीकडच्या काळात बऱ्याच ठिकाणी वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या अफवा पसरतात आणि या अफवा ग्रामीण भागामध्ये छोट्या छोट्या गावापर्यंत हे पोहोचलेले आहेत। या इंटरनेटमुळे, व्हॉट्सअपमुळे किंवा इतर कारणाने अजून त्याच्यामध्ये स्प्रेडअप होण्याचं फार मोठ्या प्रमाणावर आहे। गावामध्ये कोणी भिक्षुक येतात, कोणी मनोरुग्ण असतात, ते विवेड्यासारखे फिरत असतात, काही वेळेला साधू लोक फिरत असतात किंवा कोणीतरी आपल्या प्रवासामध्ये असतात आणि अशा परिस्थितीमध्ये ते काहीतरी जादू मंत्र करतात, त्रास देतात, गावात काहीतरी करतात असं समजून किंवा गुन्हेगार आहेत असं समजून त्यांना ताब्यात घेणं आणि परस्पर ग्रामस्थांनी किंवा काही एखाद्या टोळकीनं किंवा ग्रुप करून त्यांना मारहाण करतात। अशा मारहाणीमध्ये त्यांचा कदाचित मृत्यू ओढावतो आणि जर मृत्यू ओढावला तर गुन्हासारखा गुन्हा त्या संबंधित ग्रुपवर असेल, त्या टोळीवर असेल, ग्रामस्थावर तो गुन्हा दाखल होऊ शकतो। तर माझी विनंती आहे सर्वांना, असं तर प्रकार नसतात, बऱ्याच वेळेला अफवा असतात आणि वैयक्तिक डोळ्याने कोणीच पाहिलेलं नसतं, त्यामुळं कोणी एक दुसऱ्याला सांगतो दुसऱ्याला, आणि अफवा आहे असा प्रकार आहे तो सर्वात वाऱ्यापेक्षा स्पीड जास्त असतो अफवांचा। तर ह्या अफवानुसार जर ज्याने डोळ्यांनी स्वतः पाहिलं असेल तर हा भाग वेगळा आहे। काही वेळेला नुसतंच ऐकून एकमेकाचं ऐकून अशा अफवाचा स्प्रेडअप होतो आणि विनाकारण नाहक त्रास होण्याची शक्यता असते कोणाला, आणि त्याचा शेवटी त्याचा त्रास हा ज्यांची हे कृत्य केलेले आहेत त्याला त्रास होऊ शकतो। त्यामुळे माझी विनंती राहील, असं जर कुठं काही तुम्हाला आढळलं ना, अशी शंका आली तर पोलिसला कळवा। आमचे पोलीस तत्पर संबंधित व्यक्तीला ताब्यात घेतील आणि पूर्णपणे चौकशी करून त्याच्यावर काय कायदेशीर कारवाई करायची करतील, पण कुणीही कायदा हातात घेऊ नये आणि अनावश्यकपणे किंवा अडचणीत येऊ नये, स्वतः अडचणीत येऊ नये या प्रकारात, अशी मला सर्वांना विनंती आहे। धन्यवाद। हाल ही में जिला सामान्य अस्पताल के ओपीडी में तलवार लेकर उत्पात मचा रहे समाधान नगर निवासी धुर्वे नामक युवक को निजी सुरक्षा रक्षक नदीम पठान नामक युवक ने धर दबोचते हुए इरविन पुलिस चौकी के पुलिस कर्मियों के हवाले किया था। तलवारबाज आरोपी को सिटी कोतवाली पुलिस ने आर्म एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। इस मामले में सुरक्षा रक्षक की सतर्कता से किसी प्रकार की अनहोनी टल गई, जिसके चलते सोमवार को केमोथेरेपी मशीन के उद्घाटन अवसर पर पधारे विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख ने नदीम पठान का पुष्पगुच्छ देकर सम्मान किया। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर श्याम सुंदर निकम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
आज़ादी के बाद पाकिस्तान छोड़ भारत में बसे शरणार्थी समुदाय को भूमि पट्टे वितरित किए थे, लेकिन अब संबंधित भूमि पट्टों के सर्वाधिकार संबंधित परिवारों को बहाल किए जा रहे हैं। अमरावती में भी 250 सिंधी परिवार शहर के रामपुरी कैंप, कंवर नगर, दस्तूर नगर, जलाराम नगर, बडनेरा आदि स्थानों पर रहते हैं। उन सभी को संबंधित इलाकों में कैंप लगाकर जिला प्रशासन भूमि पट्टों के सर्वाधिकार बहाल करेगा। विधानमंडल का पावत सत्र खत्म होते ही संबंधित प्रक्रिया जिला प्रशासन पूर्ण करेगा, जिसके लिए सिंधी बांधव उनके भूमि पट्टे से जुड़े सभी दस्तावेज तैयार रखे, यह अपील की जा रही है। आज विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख ने जिलाधीश अभिजीत बांगर से बैठक कर सिंधी लीज पट्टों के हस्तांतरण प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की। पुष्कळ वर्षाचा एक मोठा प्रलंबित प्रश्न होता। पाकिस्तानमधून विस्थापित सिंधी बांधव आलेले होते, त्यांच्या प्रॉपर्टीचा प्रश्न, मग त्या व्यावसायिक असो की घरगुती असो, हा पुष्कळ दिवसापासून प्रलंबित होता। त्याचा 14 जून रोजी जो शासन निर्णय निघाला आहे, त्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने आज जिल्हाधिकाऱ्यांमध्ये बैठक आपण आयोजित केलेली होती आणि या बैठकीमध्ये सिंधी समाजाचे संपूर्ण लोक, म्हणजे अमरावतीतली जेवढेही नानकनगर असो, दस्तूरनगर असो, रामपुरी कॅम्प असो, कृष्णानगर असो, बडनेरा या परिसरातील सर्व प्रतिष्ठित नागरिक आलेले होते आणि त्यांना हा GR समजून सांगितला आणि कशा प्रकारे ह्या ज्या प्रॉपर्टीज आहे की ज्या वर्षानुवर्ष त्यांच्या ते तिथे राहत होते पण त्यांच्या नावावर नव्हत्या, ते त्यांच्या नावावर करण्यासाठी काय काय करण्याची गरज आहे याबाबतीत जिल्हाधिकारी स्तरावर आज बैठक झाली आहे आणि अत्यंत सकारात्मक अशी बैठक झालेली आहे आणि येणाऱ्या काळात अधिवेशनानंतर या सगळ्या प्रॉपर्टीज रेग्युलराइज करण्यासाठी आम्ही सगळेजण प्रयत्नशील राहणार। चर्चा में तय हुआ कि शहर के अलग अलग इलाकों में जिलाधीश तहसीलदार के माध्यम से कैंप लगाकर संबंधित भूमि पट्टों का हस्तांतरण करेंगे। जिलाधीश कार्यालय में आयोजित बैठक में विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख का सम्मान सिंधी समुदाय द्वारा किया गया। सिंधी समुदाय के श्रीचंद तेजवानी, बलदेवजी बजाज, आत्मारामजी पुरसवानी, मेघनाथ जी अरोरा, दीपक दादलानी, राम बजाज, अशोक गगवानी, श्याम बजाज, मोहनलाल आहूजा, डेटारामजी हरवानी आदि उपस्थित थे। 2 जुलाई को आगामी चुनाव हेतु राष्ट्रीय युवक कांग्रेस ग्रामीण तथा शहर राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की ओर से आढावा बैठक व बूथ कमेटी मार्गदर्शन शिविर स्थानीय टाउन हॉल में संपन्न हुई। इस आढावा बैठक में प्रदेश अध्यक्ष संग्राम कोते पाटिल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस आढावा बैठक में 14 तालुके में से सिर्फ 4 तालुका प्रमुख व हॉल में उपस्थित कार्यकर्ताओं की उपस्थिति देखकर संग्राम कोते ने सभी की कान खिंचाई की। धावपळ करताना तो कुठं चुकत असेल तर नेते मला माफ करतील, पण अध्यक्ष म्हणून जर संग्राम कोते घरीच बसणार असेल तर पक्ष 2 मिनिटात मला देखील कायम घरी बसवण्याचा निर्णय घेऊ शकतो, हे आपण लक्षात घेणं गरजेचं आहे। ज्यांना आवश्यकता वाटत नसेल, ज्यांना जबाबदारीचं गांभीर्य नसेल, ज्यांना 2-3 वेळेस निरोप देऊन ते जर पक्षाच्या कामाकडे प्रत्येक महिन्याला शहराची बैठक होणं गरजेचं आहे, प्रत्येक महिन्याला ग्रामीणची बैठक होणं गरजेचं आहे। आपण सगळेजण व्हॉट्सअपवर खूप वेळ असतात, त्या व्हॉट्सअपपेक्षा प्रॅक्टिकली जमिनीवर पक्षाची परिस्थिती काय आहे, संघटन कसं वाढेल, काय करता येईल, स्वतःची फसवणूक नाही झाली पाहिजे, नेत्यांची नाही झाली पाहिजे आणि पक्षाची पण नाही झाली पाहिजे। संघटनेमध्ये काही गुणात्मक स्वरूपाची वाढ होणं येणाऱ्या कालावधीमध्ये अभिप्रेत आहे। बेरोजगार युवक, उनकी अनेकों समस्या बुधबानी संदर्भ में कोते पाटिल आक्रामक हुए। इस आढावा बैठक संदर्भ में जिलाध्यक्ष नितिन देशमुख ने बताया। राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसची आढावा बैठक टाउन हॉल इथे संपन्न होत आहे। या बैठकीकरता संग्रामदादा कोते पाटील व विदर्भ समन्वयक संग्रामदादा गावंडे उपस्थित राहणार आहेत। एक बूथ 15 युथ अशी संकल्पना पूर्ण राज्यभर राबवायची आहे। त्या अनुषंगाने संग्रामदादा कोते पाटील प्रदेशाध्यक्ष राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस हे अमरावती येथे येत आहेत व अमरावती जिल्ह्यातील सर्व नेते मंडळीच्या उपस्थितीत हा आढावा बैठकीचा संपन्न होता है। इस आढावा बैठक में ज्येष्ठ नेते शरद तसरे, ग्रामीण अध्यक्ष सुनील वराडे, शहर अध्यक्ष गुड्डू ढोरे, जिलाध्यक्ष नितिन देशमुख, विशेष अतिथि संग्रामदादा गावंडे, जिला महिला अध्यक्ष संगीता ठाकरे, जिला कार्याध्यक्ष भास्कर ठाकरे, शहर महिला अध्यक्ष सुचित्रा वनवे, प्रकाश बोंडे आदि सह राष्ट्रवादी कांग्रेस के शहर तथा ग्रामीण कार्यकर्ता उपस्थित थे। खबरों में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिएगा VCN न्यूज।
होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल। सावजी व्यंजनों का स्वाद लीजिए स्पेशल सावजी रेस्टोरेंट में। डीजे पार्टी हॉल, एसी रूम्स, अपने चहेतों के लिए खास बर्थडे हॉल एवं मैरिज लॉन, खास फैमिली के लिए फैमिली गार्डन। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल लग्जरियस बिजनेस होटल, अकोला रोड, ओल्ड नाका, बडनेरा, अमरावती। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगाव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र। समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार। विस्तृत फलादेश के साथ जन्म कुंडली का नया स्वरूप, ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, अंबादेवी मार्केट, अंबादेवी, अमरावती। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य खबरें विस्तार से। 2 जुलाई को जिलाधिकारी कार्यालय में पालक मंत्री प्रवीण पोटे ने कृषि विभाग व जीवन प्राधिकरण विभाग के संबंधित अधिकारियों के साथ एक बैठक लेकर बोगस बीजों की बिक्री तथा अमरावती शहर की संपूर्ण पाइपलाइन के कार्यों के संबंध में विस्तृत मंथन बैठक ली। बैठक में पालक मंत्री ने कृषि विभाग के अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि शहर में बोगस बीजों की बिक्री के संबंध में बारीकी से जांच की जाए तथा यदि कोई कृषि सेवा संचालक बोगस बीजों की बिक्री करते हुए पकड़ा गया तो उस पर ठोस कार्रवाई की जाए। पालक मंत्री ने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के संबंधित अधिकारियों से अमरावती शहर की संपूर्ण पाइपलाइन के संबंध में विस्तृत जानकारी हासिल की। बैठक में बताया गया कि शहर की लगभग सभी पाइपलाइन खोदी गई है, किंतु अभी तक अपेक्षित 80% काम पूरा होने की बजाय केवल 38% काम ही पूरा हुआ है। उल्लेखनीय है कि अमरावती शहर में कुल 243 किलोमीटर की पाइपलाइन डाला है, जिसमें अभी तक केवल 143 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई गई है। पालक मंत्री ने संबंधित अधिकारियों से पाइपलाइन के मंथर गति से जारी काम के संबंध में अनेक सवाल पूछे, किंतु संबंधित अधिकारी सवालों के जवाब देने में आनाकानी करते रहे। इस पर पालक मंत्री ने तीव्र नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी को सख्त आदेश दिए। चर्चेला लक्षात आला म्हणून मुद्दा सांगतो, जो नंतर येणार आहे हार्वेस्टच्या वेळी पीक कापणी ही एवढी सायंटिफिक झाली पाहिजे। मागच्या वेळच्या कुठे आहे पीक कापणीच्या आलेल्या निदर्शनास त्यामुळे आपल्या निदर्शनानंतर सेक्रेटरी सांगतो पीक कापणी पण तेवढीच काळजीपूर्वक झाली पाहिजे, एकदम सायंटिफिक झाली। सर एक सबमिशन याच्यात असं होतं की आपण म्हणजे अंतिम अहवाल साधारण ऑगस्टमध्ये करतो, तो मागील पेरणीचा आता थोडंसं हे आता ठीक आहे, आता तुम्ही नजरअंदाज करायला असेल, पण बिफोर आपण अंतिम पाठवतो त्यापूर्वी खातेदार ह्या यादी प्रत्येक कृषी सहाय्यकाला पाहिजेच, 100% पाहिजे। त्यामध्ये सबमिशनच आहे की मी आधी तालुका कृषी अधिकारी असताना काय करायचो आम्ही, तलाठी, आमचे कृषी सहाय्यक आणि ग्रामसेवक
तहसीलदार, तालुका कृषी गट विकास अधिकारी हे एकत्र बसायचं एक दिवस फायनल रिपोर्ट करताना, म्हणजे काही एखादा रिपोर्ट चुकीचं झालं काही म्हणजे एकमेकांमध्ये टीम पटवारी ग्रामसेवक असं केल्याने फायदा असा होईल की पटवाऱ्याचा आणि तुमचा कृषी सहाय्यकाचा रिपोर्ट मॅच होईल. आणि एक परिस्थिती आहे, जर आम्ही तलाठ्याचा रिपोर्ट घेतो एक आकडा दिसेल, कृषी सहाय्यकाचा वेगळा, असं नको व्हायला. हे म्हणजे आपण रिपोर्ट जेव्हा अंतिम करतो त्याच्यापूर्वी तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी याच्यात थोडीशी इनिशिएटिव्ह वाटली, साहेबांच्या माझ्या सहित एक तहसीलदारांना, गट विकास अधिकाऱ्यांना, मॅडमच्या सहित आम्ही पत्र कॉमन पत्र काढतो, म्हणजे क्वालिटेटिव्ह त्याच्यात इम्प्रूव्हमेंट होईल. मध्य प्रदेश के मंदसौर में 8 वर्षीय छात्रा का अपहरण कर उस पर अत्याचार किया गया। इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी इरफान व आसिफ को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस घटना से 8 वर्षीय छात्रा पूरी तरह सदमे में है। इस वजह से न्यायालय द्वारा कलम 376 अंतर्गत जल्द से जल्द फांसी मिलने की मांग शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान द्वारा की गई। इस संदर्भ में मांगों का ज्ञापन निवासी उपजिल्हाधीश को सौंपा गया। मंदसौर मध्य प्रदेश येथे झालेल्या 8 वर्षाच्या मुलीवर ज्या एका नराधमाने इरफान आणि आसिफ यांनी या नराधमाने ज्या राक्षसी वृत्तीने त्या लहान चिमुरडीवर बलात्कार केलेला आहे त्यांना पकडण्यात आलेला आहे, पण त्यांना फास्ट कोर्ट न्यायालयाच्या अंतर्गत न्यायालयाने लवकरात लवकर त्यांना फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात यावी आणि असे कृत्य भविष्यात होऊ नये त्याच्यावर आळा बसावा आणि अशा नराधमांना वचक मिळावी, त्या संदर्भात आम्ही माननीय जिल्हाधिकारी यांना निवेदन द्यायसाठी आलेलो आहोत। जिला सामान्य अस्पताल में 2 जुलाई को कैंसर केमोथेरेपी का शुभारंभ विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख के हाथों किया गया। डॉक्टर सुनील देशमुख द्वारा 9 वर्ष पहले जिला सामान्य अस्पताल में पीपल का पेड़ लगाया गया था। पूरे राज्य में वृक्षारोपण योजना चलाई जा रही है। जिले में भी 32 करोड़ वृक्ष लगाने का संकल्प वन विभाग द्वारा किया गया है। इसके चलते विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख द्वारा जिला सामान्य अस्पताल में वृक्षारोपण किया गया। इस कार्यक्रम दौरान जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर निकम, डॉक्टर अजय साकरे, डॉक्टर जाधव तथा अस्पताल के सभी कर्मचारी उपस्थित थे। आज दिनांक 2 जुलैला या ठिकाणी कीमोथेरपी युनिटचं विस्तर उद्घाटन माननीय डॉक्टर सुनील देशमुख यांच्या हस्ते झालं। या ठिकाणी आपण जे काही कॅन्सरग्रस्त रुग्ण आहेत त्यांना कीमोथेरपीसाठी जे मुंबई किंवा नागपूरसारख्या ठिकाणी जावं लागतं तर तिथे जाण्याची गरज पडणार नाही। त्यांच्यासाठी जी औषधं राहणार आहेत ती टाटा कॅन्सरमधून आपल्याकडे आलेली आहेत आणि अशा रुग्णांना या ठिकाणी आपण कीमोथेरपी देणार आहोत। तसेच एक फार मोठी उपलब्धी अमरावती जिल्ह्याकरताही झालेली आहे। कॅन्सर रुग्णांना फार मोठा दिलासा या योजनेतून मिळणार आहे। तसेच आज या ठिकाणी आपण माननीय डॉक्टर सुनील देशमुख सरांच्या हस्ते वृक्षारोपणसुद्धा करून घेतलेलं आहे। मी ज्या झाडाच्या समोर उभा आहे हे झाड त्यांनी 9 वर्षापूर्वी लावलेलं आहे आणि आज त्याचा मोठा एक वटवृक्ष झालेला आहे। आजसुद्धा आम्ही त्यांच्या हातून बाजूलाच परत एक झाड लावून घेतलं आणि ते सुद्धा असंच वाढावं आणि या रुग्णालयाकडून रुग्णांची सेवा हो ही या प्रसंगी मी सदिच्छा व्यक्त करतो। थांबतो। धन्यवाद। स्थानीय ज़ेनिथ अस्पताल की ओर से शहर की सामान्य जनता के लिए 25, 26 तथा 27 जून को मालटेकड़ी पर और 28, 29 व 30 जून को शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय में किया गया था। इस शिविर में योग प्रशिक्षक राजू देशमुख द्वारा विविध आसनों द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस शिविर दौरान हृदय रोग, मधुमेह, जोड़ों का दर्द इत्यादि रोगों की जानकारी तथा इलाज संदर्भ में भी जनजागृति की गई। तो उनका डायबिटीज बगैर दवाइयों के कंट्रोल हो सकता है या दवाइयों की मात्रा कम हो सकती है। अब डायबिटीज वाले बगैर दवाइयों के क्या क्या कर सकते हैं? पहले तो है कि खान पान में कंट्रोल करें, जैसे मीठा टोटली बंद रहे, जहाँ तो हो सके मीठा न खाएं और चर्बी की मात्रा खाने में कम से कम रहे और फाइबर युक्त पदार्थ जैसे सलाद वो अधिक से अधिक मात्रा में। इसके अलावा दूसरा है व्यायाम। प्रतिदिन 40 मिनट, हफ्ते में 5 दिन अगर कोई व्यायाम करता है तो उसका वजन भी कंट्रोल में रहेगा और डायबिटीज भी और हार्ट तर ब्लड प्रेशर म्हणजे काय? ब्लड प्रेशर म्हणजे असं की प्रेशर सगळ्यांनाच असते। ब्लड प्रेशर म्हणजे एक मेंटेन असलं पाहिजे। 120/80 जे ब्लड प्रेशर मानतो आपण न्यूयॉर्क हार्ट असोसिएशन जे की वर्ल्ड वाईड मानलं जाते।
तर 120 आणि 80 हेच नॉर्मल ब्लड प्रेशर आहे. आता नवीन डेफिनेशन जी आलेली आहे. पहिले असं होतं की एजनुसार 130/80 चालते, 140/80 चालते, पण आता असं काहीच नाही की वय कोणतेही असो 20 वर्षानंतर ते 80 वर्षापर्यंत ब्लड प्रेशर 120/80 राहायला पाहिजे. जर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नसलं तर बरेच त्याचे गैरफायदे होतात. ते ब्रेनपासनं तर सरळ पायाच्या नखापर्यंत सगळंच अफेक्ट होऊ शकते ब्लड प्रेशरमध्ये. तर ब्लड प्रेशर कंट्रोल राहणे अति आवश्यक आहे. तर ब्लड प्रेशर कंट्रोल कसे ठेवायचं सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे जसं एक्सरसाइज. रोगों पर डॉक्टर अनिल हरवानी, डॉक्टर नीरज राधानी, डॉक्टर उज्जवल वानखेड़े, डॉक्टर काजल केशवानी, डॉक्टर स्वप्निल रुद्राकर आदि ने मार्गदर्शन किया. इस 6 दिवसीय शिविर दौरान मालटेकड़ी तथा शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय में सभी प्रशिक्षणार्थियों को मुफ्त योग पुस्तिका का वितरण किया गया. पिछले कुछ वर्षों से शहर भर में कोचिंग कक्षाओं ने इस तरह अपना जाल फैलाया है कि कोई भी विद्यार्थी इनसे अछूता नहीं पाया है. कक्षा 4th से लेकर 12वीं और इसके बाद JEE नीट की शिक्षा भी कोचिंग क्लासेस के जरिए दी जा रही है, जिसके बदले में पालकों से मोटी रकम वसूली जा रही है. गौर करने वाली बात यह है कि आज शहर में जो कोचिंग क्लासेस चल रही है उनकी फीस सुनकर हैरानी ही नहीं, एक बार को विश्वास भी नहीं होता है. यदि कक्षा 8वीं से 10वीं की कोचिंग की फीस 30 से 40 हजार देना पड़े तो सामान्य पालक करे तो क्या करे. यह सवाल उस हर व्यक्ति के मन को आक्रोशित कर रहा है जो अपनी मासिक आय के चलते आर्थिक रूप से कमजोर है. कक्षा 12वीं की फीस सुनकर तो पालकों को मानो पसीना ही छूट जाए. कक्षा 11वीं से ही प्रारंभ होने वाली साइंस के कोचिंग क्लासेस की फीस जो कभी हजारों में होती थी अब लाखों में हो रही है. साइंस कक्षा 11वीं में प्रवेश मिलते ही छात्र छात्राओं को ट्यूशन लगाना जैसे सरकारी नियम बन गया हो. कक्षा 12वीं की परीक्षा हेतु 11वीं से ही कोचिंग क्लासेस प्रारंभ कर दी जाती है, जिसे 12वीं कक्षा की परीक्षा की तैयारी बताई जाती है, जिसके लिए पालकों से लाखों रुपए वसूले जाते हैं. ऐसे में कोचिंग कक्षाओं का जितना बड़ा नाम उतनी ज्यादा फीस है. लेकिन शहर में धड़ल्ले से चल रही कोचिंग कक्षाओं पर शासन प्रशासन का कोई नियंत्रण नहीं है. कोचिंग क्लासेस अपनी ख्याति के अनुसार फीस वसूल रही है और पालक वर्ग कर्ज लेकर जेवरात गिरवी रखकर अपने बच्चों को बेहतरीन शिक्षा दिलाने का प्रयास कर रहे हैं. VCN न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक गरीब, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के विद्यार्थी मजबूरन ऐसी कोचिंग कक्षाओं की पायरी तक नहीं चढ़ सकते हैं. शहर का राजापेट, देवरणकर नगर और गाडगे नगर क्षेत्र कोचिंग कक्षाओं का हब बन चुका है. तड़के 5 बजे से रात 10 बजे तक इन परिसरों की कोचिंग कक्षाओं में महाविद्यालय की तरह छात्र छात्राओं की भीड़ नजर आती है. आमतौर पर अब कोचिंग संस्कृति के चलते स्कूल तथा महाविद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक भी विद्यार्थियों को दिल से नहीं पढ़ा रहे हैं. नतीजन विद्यार्थियों को कोचिंग कक्षाओं का सहारा लेना पड़ रहा है. सूत्रों की माने तो कोचिंग कक्षाओं में पढ़ाने वाले शिक्षक ही स्कूल व महाविद्यालयों में भी शिक्षक होते हैं. किसी अन्य नाम से कोचिंग क्लासेस प्रारंभ कर ये स्कूली व महाविद्यालयीन शिक्षक न सिर्फ शिक्षक पेशे के नियम का सरेआम उल्लंघन कर रहे हैं, बल्कि कोचिंग कक्षाओं को एक प्रकार से मिनी महाविद्यालयों का रूप दे चुके हैं. हमारे संवाददाता संजय श्रीवास की यह रिपोर्ट. किसानों की आत्महत्या रोकने हेतु मेंढपाल किसान मजदूरों को बकरी तथा मेंढी पालन का प्रोत्साहन देने हेतु बकरी तथा मेंढी निर्यात करने का शुभारंभ 30 जून को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में आयोजित किया गया था. इस कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित अनेक मान्यवर उपस्थित रहने वाले थे, लेकिन सकल जैन समाज के तीव्र विरोध के चलते राज्य सरकार द्वारा इस कार्यक्रम को रद्द करा दिया. काही दिवसाच्या आधी आमच्या जंगलात राहणाऱ्या मेंढपाळ, त्याचप्रमाणे आपल्या ग्रामीण भागात राहणारे शेतकरी शेतमजूर यांच्या शेळ्या आणि मेंढ्यांना मार्केट मिळावं या दृष्टिकोनातून नागपूरचे राज्यसभा खासदार डॉक्टर विकास महात्मे यांनी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टिकोनातून सतत भारत सरकारकडून प्रयत्न केले आणि त्या प्रयत्नाला यश होऊन गेलेल्या 30 तारखेला त्या निर्यातीचा शुभारंभ नागपूर विमानतळावर करण्यात आलेला होता. परंतु निर्यातीचा शुभारंभ करत असताना काही जैन समाजाच्या संघटनेच्या लोकांनी त्या उपक्रमाला विरोध करून हा निर्यात शेळी मेंढीची निर्यात करण्यात येऊ नये
अशा पद्धतीचा आग्रह धरून आपलं निवेदन त्यांनी संघ कार्यालय नागपूर जिल्हा अधिकारी कार्यालयावरती त्यांनी त्यांचा मोर्चा नेला। त्यानंतर राज्य शासनाकडून हा जो प्रश्न आहे त्यांनी लक्षात घेऊन आमचा शेळी मेंढीच्या निर्यातीचा उपक्रम होत असलेला शुभारंभ वेळेवरच रद्द करण्यात आला। सकल जैन समाज अपनी मांगे लेकर नागपुर के संघ कार्यालय में पहुंचे और बकरी तथा मेंढी की निर्यात का विरोध, उनकी कत्ल न किया जाए ऐसी मांग सकल जैन समाज ने करने से 30 जून का कार्यक्रम रद्द हुआ। इस वजह से मेंढपाल व पशुपालक किसानों का आर्थिक नुकसान होगा, ऐसा आरोप भी संतोष महात्मे ने एक प्रेस वार्ता में लगाया। निर्याती का शुभारंभ जल्द से जल्द किया जाए, नहीं तो तीव्र आंदोलन छेड़ने का इशारा भी प्रेस वार्ता में दिया गया। इस प्रेस वार्ता में संतोष महात्मे, जानराव कोकरे, डॉक्टर मेघश्याम करडे, शरद शिंदे, हरिभाऊ शिंदे, रतन यमगर, गुणवंत कोकरे, तुकाराम यमगर, शोकलाल शिंदे, नाना कोकरे, चीमा यमगर, वामन शिंदे, सकाराम पोखरे, देवराव कोकरे आदि उपस्थित थे। ग्राम पंचायत का कारभार चलाने के दौरान सरपंच पद पर आसीन व्यक्ति को अनेकों प्रकार की अड़चनें आती है, जिसके लिए शासन के दरबार में अनेकों बार आवश्यक दस्तावेजों की पूर्तता किए जाने के बाद भी सरपंचों की समस्या कायम है, जिसके चलते आगामी वर्षाकालीन अधिवेशन में सरपंच सेवा संघ का विराट मोर्चा निकाला जाएगा। ऐसा प्रतिपादन शेगांव में हुए सरपंच सेवा संघ के राज्यव्यापी बैठक में संघ के संयोजक तथा मनारखेड़ के सरपंच डॉक्टर सूरज पाटील ने किए है। 14 वित्त आयोग मध्ये जे बंधनकारक आहे की तुम्ही निधी इकडे खर्च करा तिकडे, तसं न करता पूर्ण जो हे आहे तो सरपंचांना देण्यात यावा। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन कर की गई। सरपंचों के मानधन में कम से कम 10,000 रुपए की वृद्धि कर तथा विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने के लिए पदवीधर मतदार संघ की तरह महाराष्ट्र के 6 विभागों में सरपंच मतदार संघ को मान्यता दी जाए, ऐसी विविध मांगों को लेकर वर्षाकालीन अधिवेशन में मोर्चा निकाले जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। इस अवसर पर राज्य के 22 जिलों के 300 से अधिक सरपंच उपस्थित थे। शेगांव से हमारे संवाददाता महेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल VCN न्यूज। नमस्कार।